आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपके मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 24 मार्च 2025 पीर के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालत हाज़रा पर एक नज़र डालते हैं। डॉक्टर महारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी के दीगर रहनुमाओं को अगरचा शनिचर के रोज़ MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब उनको इन 3 अफराद के कत्ल के मुकदमे में भी नामजद कर दिया गया है। कत्ल होने वाले ये तीनों अफराद बलोच यकजहती कमेटी के धरने पर पुलिस के क्रैकडाउन के दौरान मारे गए थे। बलोच यकजहती कमेटी का दावा है कि ये 3 अफराद पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर होने वाले क्रैकडाउन के दौरान बराह रास्त पुलिस की फायरिंग से हलाक और ज़ख्मी हुए। ताहम उसके बरक्स पुलिस की जानिब से दर्ज 3 FIRs में से एक में से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ये लोग बलोच यकजहती कमेटी के बुलवाइयों की फायरिंग से हलाक और ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब बलोच यकजहती कमेटी के पुरअमन धरनों पर रियासती क्रैकडाउन और तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तीसरे रोज़ भी एहतजाजों का सिलसिला जारी है। कोयटा के बाद हब चौकी में भी बलोच यकजहती कमेटी के धरने पर पुलिस ने शेलिंग के इमरान बलोच समेत मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस तशद्दुद से खवातीन समेत 15 के करीब मुजाहिरीन जख्मी हुए। तुर्बत में दूसरे रोज़ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल रही, जबकि मुजाहिरीन ने मरकजी चौक पर धरना दिया और डॉक्टर महारंग बलोच दीगर गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। कल्लात, खारान और चागी में बदस्तूर तीसरे रोज़ और नौशकी में दूसरे रोज़ एहतजाज जारी रहा। दूसरी जानिब मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट भी शट डाउन किया गया। कोयटा, खुजदार और बाज़ मकामात पर बलोच यकजहती कमेटी ने एहतजाज मौखर कर दिए हैं। BYC को उनके मुताबिक आज आइंदा का लाए अमल तय किया जाएगा। बलोच रहनुमा डॉक्टर महारंग बलोच की बहन ने कहा है कि 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन मेरी बहन महारंग बलोच को अदालत में पेश नहीं किया गया और ना ही उसे अपने वकील से बात करने की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि हमने जेल के बाहर 2 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार किया, लेकिन उस तक रसाई से इनकार कर दिया गया और कपड़े और खाना पहुँचाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। वाज़ेह है कि बलोच यकजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर महारंग बलोच को गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी फोर्सेस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो फोर्सेस की फायरिंग से जाम बहक अफराद की मैयतों के हमरा धरने पर मौजूद थीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया ने कहा है कि महारंग बलोच की गैर कानूनी हिरासत को 38 घंटे से ज़ायद गुजरने के बावजूद उसे अपने वकला और अहले खाना तक रसाई से इनकार किया जा रहा है। बलूचिस्तान भर में मुसलसल मनमानी गिरफ्तारियों और हिरासतों की तशवीशनाक इत्तलात भी हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि पाकिस्तानी हुकाम महारंग बलोच और दीगर तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा करें जो पुरअमन एहतजाज के हक़ के इस्तेमाल करने के लिए ज़ेर हिरासत हैं, और बलोच कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर उनकी नज़रबंदी को तूल देने के लिए गैर संजीदा मुकदमात में फंसाने से गुरेज करें। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के वाइस चेयरमैन मामा कदर बलोच ने बलोचिस्तान खुसूसन कोयटा की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि हुकाम ने बलूचिस्तान को मकतलगाह में तब्दील कर दिया है। पुरअमन मुजाहिरीन की लाशें गिराई जा रही हैं। महारंग बलोच कौम की एक तवाना आवाज़ है, उन्हें साथियों समेत फौरी तौर पर रिहा किया जाए। दरिया सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ सिंध भर में एहतजाजी तहरीक जारी है। कल भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा। न्यू सैदाबाद में दरिया सिंध पर तामीर की जाने वाली गैर कानूनी नहरों के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलेजो की क़यादत में बेनज़ीर चौक न्यू सैदाबाद तक रैली निकाल कर मुजाहरा किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए अयाज लतीफ़ पलेजो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के वसाइल पर सौदेबाजी की हुई है। चौलिस्तान कैनाल समेत 6 कैनालों की मुहिम जोई न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे मुल्क को मुआशी, सियासी और समाजी तबाही के मौलिक गहराइयों में धकेल देगी।
आसिफ जरदारी ज़िया और मुशर्रफ से ज़्यादा ताकतवर नहीं। जब सिंधी अवाम ने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया, दोहरा निज़ाम नहीं चलने दिया, माशाल्लाह नहीं लगने दिया, तो 6 कैनाल कैसे निकालने देंगे। सिंध दुश्मन साजिशों को नाकाम बनाएंगे। पीपल्स पार्टी समझती है कि हमने वफाक से ये मुआहिदा किया है कि सिंध खामोश रहेगा और सरनगू रहेगा। पीपल्स पार्टी को समझ लेना चाहिए कि सिंध अपने पानी का एक कतरा भी वफाक को नहीं देगा। पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत एक हैं। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुआवनत और मर्जी से नहरों का सारा मामला हो रहा है। पीपी ने अगली वफाकी हुकूमत के लिए सिंध के वसाइल पर सौदेबाजी की हुई है। सूबे में इस वक्त कहत की सूरत हाल है। सिंध को समंदर के हवाले किया जा रहा है। टंडो आदम में दरिया सिंध से 6 नए कैनाल निकालने के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया गया। दर्जनों घोड़सवारों ने रैली निकालकर एहतजाज किया। शाहजहां जुनीजो की क़यादत में आबादगारों ने हैदराबाद रोड से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि दरिया पहले ही खुश्क साली का शिकार है। दरिया सिंध से कैनाल निकालने वाला मंसूबा फौरी वापस लिया जाए। हमें किसी सूरत ये मंसूबा कबूल नहीं। कैनाल मंसूबे का नोटिफिकेशन फौरी रद्द किया जाए। दरिया सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ सिंध पैरामेडिकल एसोसिएशन और पेस्टिसाइड एसोसिएशन की तरफ से स्टेशन चौक से प्रेस क्लब मीरपुर खास तक रैली निकाली गई, जिसमें फिरोज़ वसान, अब्दुल लतीफ़, डॉक्टर मंठार थेबो, न्याज हुसैन लकारी, डॉक्टर सिद्दीक मरी, जफ़र अली पमहर, अल्लाह बचायो महर, जहू लकारी समेत दीगर सियासी और समाजी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शुरा ने कहा कि सिंध दरिया से नए कैनाल किसी भी सूरत में कबूल नहीं। पंजाब के रेगिस्तान को आबाद करने की खातिर सिंध की सरखेज़ ज़मीनें बंजर बनाने की साजिश की जा रही है, जिससे सिंध के लाखों एकड़ ज़रूरी ज़मीनें बंजर और गैर आबाद हो जाएंगी। दरिया सिंध से कैनाल निकालने और कारपोरेट फार्मिंग का फैसला वापस लिया जाए। अवामी तहरीक की जानिब से कारपोरेट फार्मिंग 6 नई नहरों और इरसा एक्ट में तरमीम के खिलाफ टंडो अल्हयार में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए लाल जरवार, अब्दुर्रहमान समो, हनीफ सारंग, सिंधियानी तहरीक की मरकज़ी रहनुमा एडवोकेट सोरठ मंगनहार, एडवोकेट न्याज और दूसरों ने कहा कि पंजाब को 172 साल के पानी चोरी का हिसाब देना होगा। सिंध में पीने का पानी नहीं, पंजाब की नहरें बह रही हैं। ऐसे में पंजाब नई नहरें बनाने जा रहा है। रहनुमाओं ने कहा कि नहर के मामले पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। सिंध हुकूमत 170 साल के पानी का हिसाब लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत मरियम नवाज़ हुकूमत के लिए काम कर रही है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी का नहरों के खिलाफ ऐलान करदा एहतजाज सरासर धोखा है। पीपल्स पार्टी सिंधी कौम की जिद्दोजहद को केश कराकर बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए दरिया सिंध बेच दिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध की ज़मीनें बेच भी दी हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध के वसाइल पर कब्जा कर लिया है। वफाक से हुकूमत बनाने के लिए पूरा सिंध बेच देंगे। रहनुमाओं ने मज़ीद कहा कि नवाज़ लीग की वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के कंधों पर खड़ी है। पीपल्स पार्टी की सहूलत कार शहबाज हुकूमत ने सिंध को पानी की फराहमी बंद कर दी है। उन्होंने मुतालबा किया कि 1945 के पानी मुआहदे के मुताबिक सिंध को उसके हिस्से का पानी दिया जाए। सिंधी अदबी संगत सिंध ने दरिया सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ 13 अप्रैल बरोज़ इतवार हैदराबाद में बड़े एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया है। सिंधी अदबी संगत के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल नूर चाकरानी, जॉइंट सेक्रेटरी एहसास मीरल, जॉइंट सेक्रेटरी खालिदा मुनीर, खजानजी शबीर सियाल और ऑडिटर अयाज लतीफ़ ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि नहरों के खिलाफ जद्दोजहद के सिलसिले में 14 मार्च से 21 मार्च तक सिंध भर में दरियाई मुजाहरे किए जाएंगे और सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस तहरीक को जारी रखते हुए हैदराबाद में एक अजीम और आलिशान रैली निकाली जाएगी, जिसमें सिंध भर से संगत के दोस्त और सिंध के सियासी जमायतों के कारकुनान भी शिरकत करेंगे। कंडियारों में सिंध यूथ एक्शन कमेटी की तरफ से दरिया सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ रैली निकालकर कौमी शाहरा पर धरना दिया गया। धरने के बायस गाड़ियों की कतारें लग गई। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकज़ी रहनुमा हमज अली चांडियो, ज़ैनब पीरज़ादा, शहबाना पीरज़ादा, कंडियारो बार के सदर सैयद नायब शाह, शेख मोहम्मद नवाज और दीगर ने कहा कि दरिया सिंध करोड़ों सिंधियों की लाइफ लाइन है। दरिया भी किसी सूरत नहरें नहीं बनने देंगे। हमारी सांसें सिंध में हैं।
दरिया सिंध पर नहरें बनाकर सिंध के लाखों एकड़ अराजी को खुश्क करने की कोशिश की जा रही है। GSN मोहा ज़िले हैदराबाद की जानिब से पार्टी के मरकजी राब्ता सेक्रेटरी बशीर शाह की ज़ेर सदारत वानकी वसी में शहीद होशो शीदी की बरसी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बशीर शाह ने अपने सदारती खिताब में कहा कि होशो शीदी जैसे मुहब्ब वतन किरदारों की मज़ाहमत से ही सिंध अपना वजूद बचा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिंधी कौम ने अपनी जिद्दोजहद के ज़रिए दरिया सिंध से गैर कानूनी नहरें निकालने की साजिश को खाक में मिला दिया है। ये रियासत पहले दिन से ही सिंध के पानी, ज़मीन और मैदनी वसाइल को बंदूक की नोक पर लूटती रही है, जिसके खिलाफ सिंध के अवाम मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन अब हमें अपने मुस्तकबिल को हक़ खुद इरादियत के ज़रिए महफूज बनाने की जिद्दोजहद करना होगी। प्रोग्राम से GSN मोहास के मरकज़ी कमेटी के रुकन खालिद जोनेजो, ज़िले हैदराबाद के रहनुमा अकबर खोसो, पोरहित मज़ाहमत तहरीक मरकज़ी रहनुमा कामरेड निसार लगारी और सिंध सुजागी फॉर्म के मरकज़ी रहनुमा एडवोकेट मोहब आज़ाद ने खिताब किया। काजी अहमद में शौकत कॉलोनी के तलबा जाम राशिद अली उन्नड़, सजाद अली उन्नड़, जाम काशिफ उन्नड़ और मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की क़यादत में हज़ारों अफराद ने दरिया सिंध से मुतनाज़ा नहरों की तामीर के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। ख़वातीन, बच्चों और फ़नकारों ने शहर के मरकज़ी चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे से ख़िताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि दरिया सिंध के पानी के बग़ैर सिंध की ज़िंदगी अजीरन है। हम इस सिंध दुश्मन मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। जस्का मटियारी की जानिब से मुतनाज़ा नहरों के ख़िलाफ़ नूर मोहम्मद, जुल्फ़ार डेथो, इकबाल डेथो, गुलफाम डेथो की सरबराही में सखी हाशिम शाह के मज़ार से निकाली गई रैली में कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रहनुमाओं ने कहा कि मुतनाज़ा नहरें सिंध को खुश्क करने की साजिश हैं। सिंध के बच्चे दरिया की हिफाजत करेंगे। दूसरी जानिब जस्कम की तरफ से कुंडरी में जस्कम रहनुमाओं और आबादगारों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर मोहम्मद रमज़ान खास के लिए मीर नवाज सिंधी, गुल अहमद सिंधी, नादिर सिंधी, साबिर देसी, सफदर सिंधी, शाह नवाज बाग़ी और दीगर ने कहा कि दरिया सिंध पर नहरें नहीं बनने दी जाएंगी। खेती बाड़ी की आड़ में सिंध की कीमती ज़मीनों पर कब्जा नहीं करने देंगे। सिंध दरिया बचाओ तहरीक की जानिब से सिंध दरिया पर 6 कैनाल बनाने के ख़िलाफ़ मीरू खान ज़िले कंबर शहदादकोट में एहतजाजी रैली निकाल कर मुजाहरा किया गया। रैली के शिरकार ने गैर कानूनी नहरों के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि इन नहरों को फौरी तौर पर बंद किया जाए ताकि सिंध के पानी के हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। पन्नू वाक़िल में दरिया सिंध से कैनाल निकालने के ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी, शहरियों और सियासी और समाजी तंजीमों की तरफ से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मजीद जस्कानी, जमाल अब्दुल नासिर, मियाँ खैरुद्दीन, प्रोफेसर सरवर सेफ और दीगर कर रहे थे। रैली के शिरकार ने दरिया सिंध पर तमाम कैनाल नामंजूर के नारे बुलंद किए। रहनुमाओं ने कहा कि पानी ज़िंदगी है। दरिया सिंध से कैनाल निकाले गए तो सिंध बंजर बन जाएगी। PP वाले कैनालों के मामले पर दुगनी पॉलिसी पर हैं। GSN कौमी मोहात के मरकज़ी बॉडी का बाज़ाब्ता इजलास पार्टी चेयरमैन असलम खैरपुरी की ज़ेर सदारत कोलारची में हुआ, जिसमें सिंध की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया, जिसमें अहम फैसले किए गए। सबसे पहले जस्कम के सिंध बचाओ लॉन्ग मार्च का जायज़ा लेने के बाद मार्च में शिरकत पर जमियत कौंसिल के अरकान समेत पूरी सिंधी कौम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पार्टी चेयरमैन असलम खैरपुरी ने कहा कि हम सिंध के उन तमाम मोहब्बत करने वालों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मार्च के दौरान हमारी मेज़बानी की, हमें खाना, रिहाइश वगैरह फराहम की, माली मदद की, फूलों की पत्तियाँ निशावर की, सिंधी टोपियाँ और स्कार्फ पहनाए और हमें कोई न कोई मशवरा दिया। तंजीमी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद ये फैसला किया गया कि मरकज़ी बॉडी ईद के बाद तफसीली तंजीमी दौरा करेगी। इस दौरान अजला में तंजीमी कॉन्फ्रेंसें मुनक़द करेंगी। लकी ग़ुलाम शाह में जस्कम की तरफ से दरिया सिंध से कैनाल निकालने के ख़िलाफ़ एहतजाज का मुज़ाहरा करके धरना दिया गया, जिसे ख़िताब करते हुए सईद अहमद, रफ़ीक महर, सैयद अख्तर शाह, तनवीर अहमद और दूसरों ने कहा कि सिंधी दरिया सिंध को कबूल नहीं करेंगे। सिंध को अपने हिस्से का पानी दिया जाए।
जियो सिंध मोहाज ने मीरपुर खास के तहसील शुजाबाद के गांव वली मोहम्मद रिंद में शहीद सबकतुल्ला शाह राशिदी सूर्या बादशाह की बरसी की तकरीब का इनेकाद जियो सिंध मोहाज के चेयरमैन अब्दुल खालिक जुन्नेजो की सदारत में किया, जिसे खिताब करते हुए जियो सिंध मोहाज के चेयरमैन अब्दुल खालिक जुन्नेजो ने कहा कि शहीद सबकतुल्ला शाह राशिदी ने कहा था कि हमें वतन चाहिए या कफन और हमें आज़ादी चाहिए या मौत। पाकिस्तान बनते ही हम सिंधियों के खिलाफ काम शुरू कर दिया गया और वहाँ पर मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ने इसके खिलाफ एहतजाज जलसा किया और सिंध के वजूद को बचाने के लिए मैदान में निकल आए। कुछ लोग कहते हैं कि नौकरियां दें, मैं कहता हूं कि हुक्मरानों को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि हमारी वजह से नौकरियां मिली। 1 यूनिट ख़त्म हुआ। पीपल्स पार्टी को हमारी जद्दोजहद की वजह से हुकूमत मिली। जब सूबा सिंध बना तो पीपल्स पार्टी का वजीर आला बन गया। मुहब्बे वतन लोगों की जद्दोजहद की वजह से ही 1 यूनिट ख़त्म हुआ। पाकिस्तान के क़याम के साथ ही सिंधियों पर ऐसे मज़ालिम ढाए गए जो अंग्रेज़ों के दौर में से भी नहीं हुए थे। तकरीब से न्याज लगारी, गोहराम बलोच, यूसुफ रिंद, इमाम अली लाशारी और दीगर ने भी खिताब किया। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तज्ज़िये और तबसरे। जुदाई के कुछ दिन गुजारने होंगे के उन्वान से नदीम अख्तर ने लिखा, दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी का जदीद इनकलाब उस आलमी निज़ाम की काया पलट कर रहा है जो दूसरी जंग अज़ीम के फ़ौरन बाद वजूद में आया था। इस आलमी निज़ाम के ज़रिए सनत याफ्ता मग़रिब ने अमेरिका की ज़ेर क़यादत दुनिया पर अपनी सियासी और मुआशी बालादस्ती को यकीनी बनाने की पॉलिसी का आगाज़ किया। आलमी सतह पर हर किस्म का माली लेन देन डॉलर में किया जाने लगा। हर मुल्क की करेंसी की कदर डॉलर के तनासिब से मुतय्यन होने लगी। जिस मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर ज़्यादा थे उसकी करेंसी की कदर इन मुल्कों की करेंसियों के मुकाबले में ज़्यादा थी। जिनके पास ज़र मुबादला के ज़खायर कम थे, डॉलर पर अमेरिका का कंट्रोल था, लिहाजा बैनुल अक़वामी तिजारत पर भी उसका अमल दखल बहुत मजबूत हो गया। डॉलर के ज़खायर रखना चीन जैसे मुल्क की भी मजबूरी है जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है। इस वक्त चीन के पास $3 ट्रिलियन यानी 3000 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। दुनिया को मुआशी और तिजारती तौर पर ज़ेर दस्त रखने के लिए मुल्कों पर अपनी हामी हुकूमतें मुसल्लत करना इंतहाई लाजमी था। इब्तिदा में यह काम निस्बतन आसान था, लेकिन बाद सियासी मज़ाहमत के बायस मग़रिब की मुश्किलात बढ़ती गईं। नो आबादियाती कब्ज़े के ख़िलाफ़ कौमी आज़ादी की कामयाब तहरीकों के नतीजे में मुल्क तेज़ी से आज़ाद होने लगे। नो आज़ाद मुल्कों की सियासी ताकतें और राय अम्मा मग़रिब के साबिक़ आकाओं के ख़िलाफ़ थी, जिसके बायस इन ममालिक में अपनी मनपसंद हुकूमतें मुसल्लत करना बहुत मुश्किल हो गया। मग़रिब और अमेरिका की मुश्किलात उस वक्त मज़ीद बढ़ गईं जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद इश्तराकी सोवियत यूनियन दुनिया के मंजरनामे पर एक ताकतवर मुल्क बनकर सामने आया। उसने दुनिया में जारी कौमी आज़ादी की तहरीकों और जंगों को सियासी, माली और फ़ौजी मदद फराम करनी शुरू कर दी। यहीं से सर्द जंग में शिद्दत पैदा हुई और मुल्कों पर अपनी हामी हुकूमतें मुसल्लत करने के खून रेज़ जंग का आगाज़ हो गया। ये वो दौर था जब अपनी हामी क़ुव्वतों को इक़्तिदार में लाने की खातिर हर हरबा आजमाया गया। इस हवाले से कई मिसालें दी जा सकती हैं। इंडोनेशिया के सदर अहमद सुकार्नो गैर वाबस्ता तहरीक बानियों में शामिल थे। उनका झुकाव अमेरिका के बजाय सोवियत यूनियन की तरफ था, जिसके बायस मुल्क के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बहुत मजबूत और मकबूल हो गई थी। ये सूरत हाल अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल थी। बहरे ओकियानोस से 70% आलमी तिजारत होती है, लिहाजा जोग्राफियाई महल वक़ू की वजह से इंडोनेशिया की अहमियत आज की तरह उस वक्त भी काफ़ी अहम थी। इंडोनेशिया में मग़रिब नवाज़ हुकूमत लाने के लिए 20वीं सदी का एक बहुत बड़ा कत्ल आम कराया गया।
अमेरिका और बरतानिया की मदद से जनरल सुहार्तो के फौजियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के अरकान, हमदर्दों और दीगर मुखालिफिन को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा। मोहतात अंदाजों के मुताबिक 10 लाख से ज़्यादा लोगों को इंतहाई बर्बरियत से कत्ल कर दिया गया। जनरल सुहार्तो के ज़रिए मगरिब ने इस अहम खित्ते पर अपनी बालादस्ती कायम कर ली। इस ज़मन में दूसरी मिसाल वियतनाम की है। हो ची मिन्ह की क़यादत में कौमी आज़ादी की जो जंग लड़ी जा रही थी उसे सोवियत ब्लॉक की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। हो ची मिन्ह की कामयाबी इस अहम खित्ते में मगरिब की बालादस्ती की राह में बड़ी रुकावट बन सकती थी। लिहाजा वियतनाम जंग में अमेरिका बराह रास्त खुद कूद पड़ा। इस जंग का दायरा कंबोडिया और लाओस के पड़ोसी मुल्कों तक फैल गया। इस तवील जंग में 13 लाख शहरी हलाक हुए। फौजी हलाकतों की तादाद भी गैर मामूली थी। अमेरिका के 2,82,000 जबकि शुमाली और जनूबी वियतनाम के 4 से 6 लाख फौजी मारे गए। खूनी फौजी इनकलाबात के ज़रिए दुनिया पर अपना आलमी निज़ाम कायम करने के लिए 1950 के बाद से 2022 तक 492 कामयाब और 247 नाकाम फौजी इनकलाब बर्पा किए गए। सबसे ज़्यादा 220 कामयाब इनकलाब अफ्रीका से लाए गए। लातीनी अमेरिका में 146, एशिया में 99 और सबसे कम 17 इनकलाब यूरोप में कामयाब हुए। इस्तेमारी ताकतों के ख़िलाफ़ कौमी आज़ादी की तहरीकों का मरकज़ भी यही खित्ते थे जिनके अवाम ने आज़ादी के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी थीं। लिहाजा अपनी हामी हुकूमतें मुसल्लत करने के लिए बार बार फ़ौजी इनकलाब बर्पा करने की ज़रूरत पेश आती रही। जिन ममालिक में गुर्बत आखिरी हदूद को छू रही थी वहाँ फ़ौजी इनकलाब बर्पा करना काफ़ी आसान था। दुनिया का पसमानदा तरीन बरे आज़म अफ्रीका 54 मुल्कों पर मुश्तमिल है, जिसमें 45 मुल्क ऐसे हैं जिनमें कम अज़ कम एक बार इनकलाब लाने की कोशिश ज़रूर की गई। इन गरीब मुल्कों में गिनी, चॉट, माली और नाइजीरिया जैसे मुल्क शामिल हैं जिनके GDP 2022 में $22 अरब से कम थी। ज़रा गौर फरमाएं, इतने मुफलिस मुल्कों तक को भी आज़ादी से जीने की इजाज़त नहीं थी। इस सूरत हाल से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दूसरी आलमी जंग के बाद मगरिब ने अपना आलमी निज़ाम मुसल्लत करने के लिए दुनिया में हर जानिब क़यामत बर्पा किए रखी और कोई खित्ता खूनी इनकलाबात से नहीं बच सका। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका और इसके यूरोपीय इत्तेहादी दुनिया पर जो नया आलमी निज़ाम मुसल्लत करना चाहते थे उसकी राह में सोवियत ब्लॉक एक बड़ी ताकत बनकर हायल था। 1917 में सोवियत यूनियन और 1948 में चीन में इश्तराकी इनकलाब कामयाब न होता तो अमेरिका और उसके मगरबी हलीफों को न दुनिया पर अपनी मुआशी और सियासी बालादस्ती कायम करने में किसी मजबूत सियासी मज़ाहमत का सामना होता और न दुनिया के दर्जनों मुल्कों में फ़ौजी इनकलाब लाने और अपने हामी हुकूमतों को बरकरार रखने के लिए कई हज़ार अरब डॉलर का माली नुकसान होता। सर्द जंग के पूरे दौर में अमेरिका ने दुनिया को सोवियत ग़ुलबे से बचाने के लिए बहुत से मुल्कों की माली मदद करने, कर्ज देने, वापस ना मिलने पर माफ़ कर देने और अपनी सिविल इकोनॉमी के बजाय मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर गैर मामूली सरमाया ज़ाया कर दिया। दूसरी जानिब सोवियत यूनियन ने भी अपनी इस्ताअत से बढ़कर हर उस मुल्क को माली और फ़ौजी मदद फराहम की जो गैर वाबस्ता रहना या मगरबी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता था।
اس کار خیر میں وہ خود تو تباہ ہو گیا، لیکن جاتے جاتے امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کی معیشتوں کو بھی بدترین معاشی تنزلی اور سنگین بحرانوں کا شکار کر گیا۔ چین اور ہندوستان سمیت دنیا کے درجنوں ملکوں نے سرد جنگ کے دوران بڑی دانش مندی سے امریکی اور سوویت بلاک کے درمیان جاری محاذ آرائی سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ان کی معیشتیں حیرت انگیز تیزی سے ترقی کر گئیں اور آج امریکہ اور یورپ کو چیلنج کر رہی ہیں۔ دنیا پر اپنا عالمی نظام مسلط کرنے کی جنگ میں امریکہ چونکہ مغرب کی قیادت کر رہا تھا، لہذا سب سے زیادہ مالی نقصان بھی اسے اٹھانا پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکی معیشت قرض کے جال میں پھنس کر بدترین کساد بازاری کا شکار ہو گئی۔ حالیہ امریکی انتخابات میں امریکی معاشی قوم پرستی کے حق میں آنے والے نتائج اس حقیقت کا مظہر ہیں۔ امریکہ کو معاشی بحران سے نکالنا صدر ٹرمپ کے درست طور پر اولین ترجیح ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا معاشی اور سیاسی اعتبار سے کثیر قطبی ہو چکی ہے، لہٰذا حقیقت پسندی کا تقاضا ہے کہ عالمی قیادت کا شوق چھوڑ کر اپنے ملک کی فکر کی جائے۔ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کو امریکی منڈی کی کم اور امریکہ کو دنیا کی منڈیوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایشیا کے پاس کئی ارب صارفین موجود ہیں۔ برکس پلس کے ذریعے اس منڈی کو مزید توسیع دی جا رہی ہے۔ اس وقت اپنے اندرونی اور بیرونی اخراجات کم کرنا امریکہ کی پہلی ترجیح ہے، لہٰذا وہ دوسروں ملکوں کے تنازعات میں کم سے کم ملوث ہوگا۔ روس، یورپ، چین، ہندوستان اور پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ملکوں کو اپنے تنازعات خود طے کرنے ہوں گے۔ پاکستان بھی اگر کسی بڑی مایوسی سے بچنا چاہتا ہے تو وہ امریکہ یا قریبی دوست ملکوں سے زیادہ توقعات وابستہ نہ کرے۔ اس وقت کسی کے پاس فرصت نہیں ہے۔ تمام اہم ملک نئے عالمی حالات کے تناظر میں اپنی ترجیحات اثر نو ترتیب دینے میں مصروف ہیں۔ امریکہ اور دنیا کے درمیان 70 سال سے قائم رفاقت اور رقابت کے تلخ و شیریں رشتے کا بندھن اب ٹوٹ رہا ہے۔ تاریخ کے ارتقائی عمل سے جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں انہیں ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ اس دوران امریکہ اور دنیا کو ایک دوسرے کی جدائی میں کچھ دن گزارنے ہوں گے۔ ماضی پرستی اور آج کی دنیا۔ تو ہم پرست لوگ آج اپنی ہر فکری کم مائگی کا حل ماضی میں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کو اس بات کا ہرگز ادراک نہیں ہوتا کہ ماضی لوٹ کر نہیں آیا کرتا۔ گزرے وقت کی طرح ماضی پرست لوگ اپنے قدیم افکار کی بنیادوں پر جدید مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، جو ایک ناممکن بات ہے۔ ماضی پرستوں کا مسئلہ اور مصیبت یہ ہے کہ ان کے فکر اور کردار کا موجود لمحے اور وقت کے ساتھ تصادم برپا رہتا ہے۔ وقت اپنی پوری رفتار کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ماضی پرست ایک ہی جگہ پر جامد و ساقط ہو جاتے ہیں۔ وقت آگے نکل جاتا ہے، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے خیالات منجمد ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ ماضی کی شادمانیوں اور کامرانیوں کے نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جن شادمانیوں اور کامرانیوں میں ان کا عملی طور پر کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ماضی پرستی کا یہ نشہ انسانوں سے زندگی کی حرکت چھین لیتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے زندگی کے جدید اور نئے خیال اور فکر کے لیے متحرک ہونا بہت مشکل بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دانشوروں اور مفکروں نے ماضی کو مردہ اور حال کو زندہ کہا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ انسانی زندگی کے آگے بڑھنے کا نام مستقبل ہے۔ مستقبل کی طرف کوئی مردہ چیز گامزن نہیں ہو سکتی، زندہ انسان ہی آگے قدم بڑھا سکتے ہیں۔ معروف تاریخ دان ڈاکٹر مبارک علی اپنی کتاب تاریخ کی آواز میں امریکہ کی آزادی کے بارے میں امریکہ کے دانشوروں اور حکمرانوں کے ماضی اور مستقبل کے بارے میں نظریات کا نقشہ یوں پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کی آزادی کے شروع کے ایام کا دانشور R.W. لوئس لکھتا ہے کہ ہماری قومی آزادی کے دن سے ایک نئی تاریخ کی ابتدا ہوئی ہے۔ ہماری نئی تاریخ کی ابتدا نے ماضی سے جدا کر کے ہمارے رشتے مستقبل کے ساتھ باندھ دیے ہیں۔ اب ہماری پہلی خواہش ہے کہ ہمیں ماضی کے مردہ خیالات اور واقعات سے آزاد ہو کر مستقبل کو اپنی فکر کا محور بنانا ہے۔ امریکہ کے ہی ایک حکمران سیاست دان جیفرسن کا کہنا تھا کہ ماضی ایک مردہ خانہ ہے، لہذا مردہ لوگوں کو زندہوں پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ زندگی کے لیے نئے تازہ افکار ہی بروئے کار آ سکتے ہیں۔ پرانے افکار ایک سبق اور تجربہ تو بن سکتے ہیں، مگر وہ مستقبل کی زندگی کا عملی مشاہدہ نہیں بن سکتے۔ مثال کے طور پر جن طبقات کا ماضی اچھا نہیں تھا، ماضی پرستی ان کے حال اور مستقبل بھی ناخوشگوار بنا ڈالے گی۔ ان کے ذہنی افکار میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جو ایک خطرناک بات ہے۔ اسی لیے عظیم مفکر کارل مارکس نے کہا تھا کہ زمانہ حال کو ماضی سے دور رکھنا چاہیے۔ اس نے کہا تھا کہ زندگی کی اصل جدوجہد یہ ہے کہ لوگوں کو ماضی کے بوجھ سے نجات دلائی جائے، تاکہ لوگ حال کے تقاضوں کے مطابق سوچنے اور سمجھنے کے قابل بن سکیں۔ لوگ اپنے حال میں جو عمل کریں گے وہی عمل ان کے مستقبل کا ضامن ہوگا۔ واضح رہے کہ ماضی ایک گھپ اندھیرا ہے اور مستقبل ایک تابناک روشنی کا نام۔ روشنی اور تازہ فکر انسانوں کو تحقیق اور مشاہدے کی دعوت دیتی ہے، انسانوں کو حالات کے مطابق متحرک کرتی ہے۔ انسان اپنے وقت سے آگے کا سوچنے لگ جاتے ہیں، جس کے روح سے انسانی نئی سے نئی دنیا آباد اور ایجاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ انسانی زندگی کا اصل فلسفہ لوگوں کو عمل پر آمادہ کرتا ہے، ان میں زندگی کی روح پھونکتا ہے، ان کے اندر توانائی پیدا کرتا ہے۔ ماضی پرستی کا فلسفہ غیر متحرک اور بے جان بنا ڈالتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے کیے گئے احتجاج کے اعلان کے بعد وہ واقعہ یاد آ گیا جو راؤ رشید اپنی کتاب جو میں نے دیکھا میں کچھ یوں لکھا ہے۔ جنرل یحییٰ خان کا زمانہ تھا۔ راولپنڈی میں جنرل صاحب کی پالیسیوں کے خلاف بہت بڑا جلوس جنرل صاحب کے گھر کی جانب مارچ کر رہا تھا۔ انتظامیہ میں کھلبلی مچ گئی۔ جنرل صاحب بھی پریشان ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ انتظامیہ سوچ رہی تھی کہ اس جلوس کو کس طرح جنرل صاحب کے گھر تک پہنچنے سے پہلے منتشر کیا جائے۔ اس وقت راؤ رشید IG پنجاب تھے۔ انہوں نے جماعت اسلامی کے امیر سے رابطہ کیا کہ کسی طرح اس جلوس کو روکنا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی اور جماعت کے نوجوانوں کا جلوس ہنگامی بنیادوں پر اس جلوس میں شامل کر دیا گیا۔ جلوس کے ساتھ تھوڑا سا پیدل جانے کے بعد جلوس کے نعروں کی کماں جماعت اسلامی کے نوجوانوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ پھر نعرے بدلنے لگے۔ امریکہ اور ہندوؤں کو گالیاں پڑنے لگیں۔ آہستہ آہستہ فحاشی کے خلاف نعروں سے جلوس کے شرکاء کو گرما کر جلوس کا رخ موڑ کر راولپنڈی میں شراب کی دکانوں پر ہلہ بول دیا گیا۔ جہاں دکان ملی بس آگ لگا دی۔ یوں جلوس جنرل صاحب کے گھر سے دوسری رخ پر چل پڑا۔
जनरल साहब के घर और खुद जनरल साहब को बचा दिया गया। पीपल्स पार्टी का एहतजाज करने का मकसद भी यही है कि लोगों के गुस्से, जज्बात, गैर कानूनी कैनाल और ज़मीनों पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ सिंध भर में होने वाले एहतजाज को रुख मोड़ा जाए। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। याद रखें, सच बात करते हुए अगर अकेले रह जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी सिफ़ों से बाहर मत आएं जो आपको मकसद से हटा दें। साथ सलामत। आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन।